हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम मिलेंगे यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हमारा पेपर हुआ था 18 अप्रैल 2026 को, उससे संबंधित हम आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले आपकी प्रोविजनल आंसर की आउट हो चुकी है, तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है अपनी आंसर की चेक कर लीजिए। प्लस उसका हमने एक शॉर्ट वीडियो भी डाल रखा है, तो लिंक वगैरह या फिर जो भी सारी चीज़ें बताई गई है कि कैसे डाउनलोड करना, कहाँ मिलेगी चीज़ें, तो वो चीज़ें आप सारी वहाँ से अपलोड उसको देख करके सारी चीज़ें समझ सकते हो। उसके बाद अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि अभी हमारा जो पेपर हुआ था यूपीएचसीएससी का, उसकी हमने आपको आंसर की भी करवाई थी कि उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यानी कि आज प्रोविजनल आंसर की, उससे पहले हमने अपनी तरफ से आंसर की बना करके आपको चीज़ें करवाई थी कि करेक्ट आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें एक हमारे हिसाब से जो चीज़ें थी वो करवा दी। आज हम बात करेंगे जो हमने प्रेप रीडर के यूट्यूब चैनल पर मार्च और अप्रैल यानी कि 1 महीना 10 दिन लगभग हमने क्लासेज करी थी। उन क्लासेज से हमारे हमने जो यूपीएचएससी का पेपर दिया है उसमें हिंदी से कितने प्रश्न आए थे, या हमने किस तरीके का कंटेंट पढ़ा, जहां से हमें डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए या फिर वहीं से घुमा फिरा कर प्रश्न आए थे। यानी कि जो हमारी 1 महीने की क्लासेस थी वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण रही होगी, जिसके माध्यम से हम चाहते उनको ढंग से पढ़ते, अच्छे से पढ़ के, या फिर जो स्टूडेंट्स कंटिन्यू क्लास में थे तो उनका पेपर का कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा। जब आप सही दिशा में सही जगह से सही चीज़ें पढ़ोगे तो आपका पेपर में कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। और वो चीज़ें आज आपको यहाँ पे बताई जाएगी, सारी चीज़ें क्लियर करूंगी, सारी चीज़ें आपको इस तरीके से बताऊंगी, समझाऊंगी कि हाँ भाई पेपर जो होता है उसको किस दिशा में अगर पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ना है। देखो, पढ़ता हर दूसरा स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट को पेपर पास करना होता है, पर डिपेंड करता है कि आपका तरीका क्या है, चीज़ें आप कैसे क्लियर करते हो, किस तरीके से पढ़ते हो। सिलेबस सबके पास सेम है, पुस्तकें भी लगभग स्टूडेंट सबके पास में सेम मिल जाती है, लेकिन उन पुस्तकों से आप कितना पढ़ते हो, कितनी बार पढ़ते हो, कितने मॉक टेस्ट देते हो, कितनी चीज़ें करते हो, वो होती है सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो उन्हीं के माध्यम से अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दिया था और उनके आंसर की में अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। प्लस जिन स्टूडेंट्स के थोड़े बहुत ऊपर नीचे मार्क्स हैं तो उनको भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अभी रिजल्ट बाकी है। प्लस दूसरे हमारे और भी एग्जाम्स है, अगर एक बार में नहीं होता है तो हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें दूसरे एग्जाम्स की भी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। जिस हिसाब से हमने इस पेपर को दिया है उससे हम और अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, चीज़ें देखेंगे कि कहाँ हमारी गलती रही है, कौन सा टॉपिक है या फिर कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारा सबसे ज़्यादा गलत हुआ है, उस पर हम अगली बार के लिए और फोकस करेंगे। क्योंकि यूपी का एक और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है, प्लस एमपी का भी होने वाला है, दूसरे और भी कई सारे एग्जाम्स मिल जाएंगे, तो आपको निराश बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, चले अब अपने मेन टॉपिक पर आ जाओ। सबसे मेन मुद्दा आज की इस क्लास को रखने का यही है कि 18 अप्रैल 2026 को जो एग्जाम हुआ था उसमें हिंदी साहित्य को जो हमने पढ़ा उसमें से क्या क्या प्रश्न आए। उससे पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देती हूँ। देखो, क्लासेज हमारी मात्र 1 महीने हमने क्लासेज करी है। उन क्लासेज में हिंदी साहित्य के इतिहास को किया और पीवाईक्यू को किया। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने यूपीएससी के एग्जाम होने से पहले विधा में से 2-3 विधा करी थी, जिसमें से नाटक किए थे, उपन्यास किए थे और कहानियां करी थी। निबंध हम नहीं कर पाए थे, बाकी की सारी चीजें कर ली थी। और काव्य शास्त्र वगैरह सारी यूनिट्स होगी जो कि यूनिट 1 से यूनिट 10 तक की थी। अब इन पीवाईक्यू से भी आपको काफी प्रश्न देखने को मिले थे। एग्जैक्ट हमने सिर्फ 2 ही यूनिट्स करवाई थी, यूनिट 7 यानी कि हिंदी कहानियां और हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, प्लस हिंदी कहानियां, ये चीजें हमने पढ़ी थी बस डायरेक्ट रूप से 2 फुल यूनिट्स, और उसके अलावा हमने पीवाईक्यू के माध्यम से करी थी। तो आज आपको चीजें इस तरीके से क्लियर करूंगी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा बताती हूँ कि पीवाईक्यू आपके लिए कितने जरूरी होते हैं। पीवाईक्यू से आपको 4 ऑप्शंस, जो बार बार बोला जाता है कि 4 ऑप्शंस कितने जरूरी, प्लस जो क्लास में व्याख्या दी जाती है वो होती है आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। उन व्याख्याओं में से आपके कैसे प्रश्न पूछे गए थे उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले देखो, प्रश्न पूछा गया था, आई होप सभी को क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, ओके। अब देखो, प्रश्न नंबर 93 था, जिसमें रचनाकार और डायरी नाम पूछे गए थे। देवराज का उपन्यास। अब यहां पर हमने बताया था देवराज का उपन्यास, ये थी अजय की डायरी, डी ऑप्शन में। ठीक है,
अजय की डायरी ऑप्शन हो गया। अजय की डायरी को डी ऑप्शन को ए में 4 कर दिया हमने, तो ए में 4 किया तो केवल एक ऑप्शन के माध्यम से ही हमारा पूरा प्रश्न ठीक हो जाता है, बाकी ऑप्शन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। बाकी हमने एक साहित्य की डायरी, मुक्तिबोध की जो आलोचनात्मक पुस्तक, इसकी भी चर्चा करी थी। 2 ऑप्शन सारे आपके एक ऑप्शन से हालांकि करेक्ट आंसर जा रहा है, बाकी दूसरा आंसर ऑप्शन भी यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब यहां पर ये करवाई थी, देखो एक लेखक की डायरी, एक लेखक की डायरी कह दो या एक साहित्य की डायरी कह दो, एक ही बात है। ये मुक्तिबोध की हो गई, आपको इस क्लास में करवाई गई थी। ये हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास करवाया था, उस समय देवराज की उपन्यास करवाया गया था। और ये भी कोई पीवाईक्यू की क्लास होगी या तो नहीं, ये एमसीक्यू वाली क्लास है, ठीक है। तो उसमें ये सारी चीजें थी। तो एक प्रश्न हमारा यहां से सोल्व हो गया। आगे देखो, अगला प्रश्न है, ये सारी रचनाएं दी गई है राम की शक्ति पूजा, दीपशिखा, नौका विहार और मोचीराम। ये प्रश्न संख्या 82 है। अब 82 में देखो, अच्छा हाँ, सबसे पहले यहाँ पर सॉरी 82 नहीं, ये देखो 81 में क्या पूछा है कि चतुर्सेन शास्त्री की कौन सी रचना वैशाली की नगर वधु। अब यहाँ पे क्या पढ़ा है आपको, चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों और उनके विषय का सही क्रम बताओ। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन था आपका वैशाली की नगर वधु, ये भी उपन्यास के उद्भव और विकास से पढ़ाया था। तो 81 प्रश्न आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि चतुर्सेन शास्त्री जी का जो उपन्यास पूछा गया था वो हमने प्रश्नों के माध्यम से करा था। तो ये प्रश्न आपका यहाँ से आ गया। फिर आगे देखो, यहाँ पे हमें पूछा था गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के कितने खंडों में है। तो ये 7 खंड आपको जब सिलेबस वाली पाठ्यक्रम वाली क्लास करवाई थी उस समय सारे 7 के 7 कांड के नाम बताए थे। यहां से आप इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते थे, जस्ट 20 से 25 मिनट की क्लास देखते तो आपका 1% डायरेक्ट करेक्ट हो जाता है। ये हो गया। आगे देखो, आगे ये प्रश्न पूछा गया है 87, जिसमें कहानियों से प्रश्न है गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी और आकाशदीप कहानी। ये जो आकाशदीप कहानी में बुद्धगुप्त और चंपा के माध्यम से घृणा और प्रेम का द्वंद्व है, ये हमने आकाशदीप कहानी को करते समय करवाया था जब पीवाईक्यू की सीरीज करी थी यूनिट 7 की। वहां पर आपको सारी चीजें यहाँ पे बताई गई थी कि आत्मकथा से संबंधित इस कहानी में प्रेम और घृणा के अंतर्द्वंद को किस तरीके से दिखाया गया। प्लस इस कहानी के बारे में हमने और भी जगह काफी चर्चा करी पीवाईक्यू की क्लास, प्लस उसके अलावा दिसंबर 2025 वाला जब पीवाईक्यू किया था उसमें भी हमने चर्चा करी और यूनिट वाइज वाले में भी करी। तो हर जगह आपको इसकी दोनों की एग्जैक्ट लाइन बताई थी। प्लस उसने कहा था कहानी, इसको आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है जिसमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य को केंद्र में रखकर दिखाया गया। और इसमें यह पूछा गया लेना सिंह का आत्मोत्सर्ग तक रोमानी आदर्शवाद की पुष्टि करती और पत्नी कहानी का यथार्थ अधिक नग्न और घरेलू, यानी कि उसने कहा था कहानी को भी हमने पढ़ा था और इसको भी पढ़ा था। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपके सामने इस तरीके की होगी जहां आपको क्या बोलते हैं कि यहाँ लिखी हुई एग्जैक्ट मान लो कि शब्द एक दो इधर उधर हो जाए, लेकिन अगर आप उन क्लासेज को सुनोगे तो वहां पर आपको सारी की सारी चीजें उसी तरीके से समझाई गई है, बताई गई है। तो उसको सुनोगे। यूनिट 7 की हमने उसने कहा था कहानी को पूरी तरीके से पढ़ा था। वहां पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वहां जाकर के भी आप इनको एग्जैक्ट मैच कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, यहां पे कौन सा प्रश्न है, हाँ ये उसने कहा था कहानी वाला। फिर यहाँ पे भी उसने कहा था, आपको पूरा डिटेल में बताया गया। ये शुक्ल सीरीज में हमने पढ़ा था जिसमें उसने कहा था कहानी से संबंधित सारे 3-4 तथ्य थे वो करवाए थे। ये भी आपका फिर से 87 से संबंधित आ गया, ठीक है। फिर आगे देखो, इसमें फिर परिंदे कहानी का पूछा गया था मैं किसमें 75 में। 75 का बी ऑप्शन क्या है, निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है जो अकेलेपन और प्रतीक्षा के सूक्ष्म। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, अकेले परायपन और अकेलेपन की हाँ परायपन और अकेलापन किस कहानी में दिखाया गया है, तो परिंदे कहानी में दिखाया गया। इसकी हमने चर्चा करी थी किस समय, जब परिंदे कहानी के हमने एमसीक्यू करे थे उस समय, ठीक है। हो गया, ये यहां से बी हमारा करेक्ट आंसर बैठ जाता है। फिर आगे देखो, राग दरबारी उपन्यास से संबंधित इस प्रश्न में राग दरबारी में शिवपालगंज की विसंगतियों के माध्यम से व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य किया गया है। इसकी चर्चा हमने राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज के कॉलेज का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर देखो, ये सारे भ्रष्टाचार, राजनीतिक कलह, किस तरीके से सारी चीजें दिखाई गई हैं, वो सारी चीजों का वर्णन आपको यहाँ पे मिलेगा। ये भी आपको मिलेगा यूनिट 6 की पीवाईक्यू सीरीज में। हो गया, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब झूठा सच भी हम देखेंगे, आगे हमको मिलेगा। आपका बंटी भी मिल जाएगा, बसंती हमारे उपन्यास में नहीं है, तुमने इसको नहीं देखा था। बाकी की ये सारी चीजें आप आराम से इनको देख सकते हो। हाँ, ये झूठा सच वाला ये आ गया, झूठा सच राष्ट्र विभाजन की त्रासदी। और इसमें क्या पूछा गया है, झूठा सच विभाजन की त्रासदी का वर्णन करता है, तो बिल्कुल करता है। वही एग्जैक्ट शब्द आपको यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो इसका ए हमने देख लिया, सी हमने देख लिया।
सिर्फ हमारे पास बी और डी बचता है। आगे देखो, हाँ ये हो गया विभाजन की त्रासदी वाला। इसके बाद देखो, हाँ ये पूरा का पूरा फिर से एक क्लास और एक दूसरी क्लास में आपको राग दरबारी से संबंधित और चीजें भी पढ़ाई थी, तो यहाँ पर भी एग्जैक्ट वही चीजें दी गई है। भारतीय ग्रामीण जीवन, राजनीति और राजनीतिक भ्रष्टाचार का इसमें वर्णन किया गया है। कौन कौन सी चीजें इसमें थी, किस पात्र के माध्यम से क्या क्या चीजें बताई गई है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई थी, जो एग्जैक्ट यहाँ पे यही पूछी गई है कि किस तरीके से यहाँ व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य किया गया है। और वो तीखा व्यंग्य अगर आप इन चीजों को पढ़ोगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगी, या क्लासेस सुनोगे तो वहां पर भी ये चीजें बहुत अच्छे से आपको समझाई गई थी। आगे देखो, यह था हमारा अंधेर नगरी नाटक। ये नाटक तत्कालीन शासन व्यवस्था की अव्यवस्था और न्यायहीनता पर तीखा व्यंग्य करता है। प्रश्न नंबर यह है 56। ठीक है, अंधेर नगरी प्रसिद्ध हिंदी साहित्य भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक है। 6 अंकों के इस नाटक में विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है। ये एग्जैक्ट आपको लाइन करवाई गई थी पीवाईक्यू सीरीज में, जब हमने यूनिट 8 की पीवाईक्यू सीरीज करी थी हिंदी नाटक वाली, उसमें आपको एग्जैक्ट वो लाइन मिल जाएगी। और यहाँ पे आपका एक ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट चला जाता है। तो ये चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको समझ में आए कि एक तो आप सही जगह पे पढ़ रहे हो, दूसरी चीज आपका जो चीजें बताई जा रही है, जो कंटेंट है बिल्कुल करेक्ट दिशा में है। और उससे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये समझना है कि पीवाईक्यू की अहमियत आपके लिए कितनी ज्यादा है। हमने मात्र यूजीसी नेट के पीवाईक्यू किए थे और उसी के बेस पर आज हम बात कर रहे हैं 40+ प्रश्न जो कि डायरेक्ट 1 महीने की क्लास से हमें देखने को मिले हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं होती। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते करते साथ में यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पेपर देते और इस तरीके से चीजें पढ़ते या आगे के लिए पढ़ोगे तो आपका पेपर बहुत आराम से निकल सकता है बिना स्ट्रेस के और सही दिशा में सही गाइड होते हुए। ठीक है, तो ये हो गया, इसका ए करेक्ट हो गया। अब अगर एक के हिसाब से आप इसको देखोगे, इसको आप आराम से काट सकते हो, बी हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। टके शेर भाजी, टके शेर खाजी आर्थिक सप्तक के आदमी को दर्शाती है, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये नाटक हास्य व्यंग्य के माध्यम से, बाकी हमने यूनिट 8 को अभी उतने अच्छे से नहीं किया था, अच्छे से मतलब कि हमने केवल पीवाईक्यू किया था। बाकी जिन जिन यूनिट्स को हमने एक बार के लिए साइड में कंप्लीट कर दिया, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, वहां पर आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाया था। ठीक है, आगे देखो, ये फिर से अंधेर नगरी वाला आगे, इसमें राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर में का जीवन का वर्णन किया गया है। ये सारे आपके इन दोनों पॉइंट से संबंधित हो जाएगा। और ये नाटक हास्य व्यंग्य के माध्यम से हो गया। नाट्य की शिल्प करुण रस पर आधारित है। तो ये 56 से मैच करते हुए सारे स्क्रीनशॉट से आप इनसे देख सकते हो। आगे देखो, अच्छी वो कहें तो मूल्य, ठीक है। अब अगला प्रश्न था हमारा 64। इसमें पूछा गया था सामनाथ किस कहानी का पात्र है। तो यहाँ पे हमने बताया था कि चीफ की दावत कहानी के सामनाथ की पत्नी, सामनाथ इसका पात्र हो गया। दूसरा यहाँ पे प्रमुख पात्रों में बात करी तो मिस्टर सामनाथ सबसे पहले बताया गया था। ये हमने कब किया था, ये भी उसी में से आ गया पीवाईक्यू सीरीज में से, यूनिट 7 के जब हमने पीवाईक्यू किए थे तो उससे संबंधित ये सामनाथ इधर हो गया, ये सामनाथ इधर हो गया। तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आपको वही मिल गया और इसका करेक्ट आंसर डी हो गया, चीफ की दावत। ठीक है, आगे देखो, आगे आपसे पूछा गया मेलांचल उपन्यास किसका है, 73। यहाँ पर आपको क्लास करवाई थी, वही पीवाईक्यू वाली क्लास आ गई, हिंदी उपन्यास यूनिट 6 की। और यहाँ पर आपको बताया गया था फणीश्वर नाथ रेणु की क्लास, मेलांचल फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। और ये एग्जैक्ट आपको यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया। ठीक है, आगे देखो, हाँ अब आता है मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा, जिसमें यहाँ पे हमने किया था, ये कौन सी क्लास थी, मोस्ट रिपीटेड हिंदी साहित्य पीवाईक्यू। हाँ ये भी पीवाईक्यू की यूनिट 3 क्लास है, पीवाईक्यू यूनिट 3 के क्लास। इस क्लास में हमने पढ़े थे। तो इधर क्या पूछा, उदात्तता का सिद्धांत किसका, यहाँ पे लिखा हुआ है ये सी में, उदात्तता का सिद्धांत लॉन्जाइनस का है। तो यहाँ उदात्तता का सिद्धांत अगर हम देखें, ये लॉन्जाइनस का, यानी कि डी में 2 हो गया। अब डी में 2 अगर हम देखें इस प्रश्न के माध्यम से, तो एकमात्र एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें डी में 2 है, ये है हमारा बी। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाते हैं। बाकी की चारों चीजें भी इस बाकी क्लासेस में हमने कराई थी, उसकी भी हम अभी आगे चीजें देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस क्लास से हमारा एक मैच हो गया। फिर विरेचन का पूछा गया, विरेचन का ये डी में दिया गया, अरस्तु का विरेचन हो गया और यहाँ पे अरस्तु का विरेचन सिद्धांत हो गया। ठीक है, आगे देखो, अब फिर इधर आपको एक दूसरी क्लास में बताया गया था प्लेटो के बारे में, अरस्तु का सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत हो गया और अभिव्यंजना, काव्य भाषा, उदात्तता और विरेचन सिद्धांत। ठीक है, तो 2 ऑप्शंस हो गए। इसके हिसाब से भी आप इनको आराम से कर सकते थे। लॉन्जाइनस सॉरी कहाँ गए, अरस्तु प्लस लॉन्जाइनस को
उदात्तता में करके। ठीक है, ये ऐसे ही सोल्व हो जाता। आगे देखो, एक मिनट, हाँ ये हो गया। आगे कौन सा प्रश्न है, लोन्जाइनस। हाँ, ये फिर आपका एक अभिकथन और कारण वाला प्रश्न था। लोन्जाइनस से उदात्तता को सिद्धांत को प्रमुख माना है। यहाँ पे आपको बता दी उदात्तता का संबंध किससे है, लोन्जाइनस से। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। पाठकों को आनंद प्रदान करता है, इसकी भी हमने चर्चा व्याख्या में करी थी, तो आप उनको वहां से भी देख सकते हो। तो ये प्रश्न हो गया हमारा 38। ठीक है, इधर 38 और इधर हमारे फिर सारे के सारे अभी तक हम जितनी भी चर्चा करें मात्र पीवाईक्यू के सॉल्यूशन के साथ साथ पीवाईक्यू के प्रश्नों का कैसे रिपीटेशन होता है, जो चीज आपको बार बार क्लास में बोली जाती है वही सारी चीजें आपके सामने है। आगे देखो, यहां पे पूछा गया था 82 नंबर क्वेश्चन है। इसमें राम की शक्ति पूजा, दीपशिखा और मोचीराम, ये सारी रचनाओं के नाम उनको मेजदा कॉलम्स में करना था। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था निराला की राम की शक्ति पूजा। तो राम की शक्ति पूजा किसकी होगी, निराला की। ए में क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो ए में 3 होता तो ये हमारे दोनों कट जाते। एक रचना हमने यहाँ पढ़ ली, बाकी के आगे देखो। यहाँ पे ये दीपशिखा पढ़ी महादेवी वर्मा की, ये दीपशिखा हो गई महादेवी वर्मा की, ये निराला की हो गई। यानी कि ए में 3 हो गया और बी में 1 हो गया। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। मात्र 2 ऑप्शन आपके सामने है, दोनों ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर हो सकता था, जो आपने हमारी 1 महीने की क्लासेस में चीजें पढ़ी थी। ठीक है, अब आगे देखो, ये फिर से इसमें मोचीराम और मिल गया हमें। मोचीराम सुदामा पांडे धूमिल की, और इसमें सुदामा पांडे धूमिल की रचना हो गई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपके सामने हैं मात्र पीवाईक्यू की क्लासेस से और सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की सीरीज से। तो आप चीजें थोड़ी सी अपने हिसाब से अंदाज लगाओ कि आपको क्या चीजें दी जा रही है, क्या चीजें आप पढ़ रहे हो, क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए, क्या चीजें आप अब तक पढ़कर गए थे, या अब आपको क्या सुधार करना है, कहाँ पर आपको ज्यादा फोकस रहना है। पीवाईक्यू की किस तरीके से आपकी किसी भी पेपर को देने में कैसे अहमियत होती है। क्यों कहा जाता है कि नेट का सिलेबस जितना अच्छे से पढ़ लोगे, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में उतनी ही सफलता जल्दी मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, आगे देखो, ये हो गया हमारा 82 नंबर प्रश्न। अब देखो, हाँ यहाँ पे पूछे गए छायावादी कवि कौन कौन है। तो महादेवी वर्मा सबसे पहले हमने यहाँ देख लो, छायावादी कवियत्री महादेवी वर्मा। अब महादेवी वर्मा एकमात्र इसी ऑप्शन में, तो आप इसको ठीक कर सकते हो। बाकी हमने पंत प्रसाद सभी की चर्चा करी, वो भी आगे हम देख लेंगे। तो ये प्रश्न आप छायावादी कवि वाले में देख लेना, इसमें क्वेश्चन कट गया है। आगे देखो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये रचना 71 में पूछा गया। कीर्तिलता और कीर्ति पताका रचना किसकी है, ये हमने शुगल सीरीज में क्लास करी थी, उस समय बताया था। डायरेक्ट दोनों के दोनों आ गई। कीर्तिलता कीर्ति पताका ऑप्शन ए और बी में। ये हमारे एमसीक्यू की क्लास थी, जो हमने खुद प्रश्न बनाए थे पूरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक से। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे, इंपॉर्टेंट चीजें थी, वहां से आपको करवाए थे और डायरेक्ट आपको प्रश्न मिल गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये 71 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखो, फिर ये आगे भारतेंदु युग के मंडल वाला। तो ये कौन सा प्रश्न है, हाँ ये पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से नाटककार भारतेंदु युग के हैं। अब यहाँ नाटककार वगैरह कुछ सब छोड़ दो, सिर्फ अगर आपको इतना पता है भारतेंदु युग के लेखक कौन कौन से, चाहे उन्होंने किसी भी तरीके की रचना लिखी हो, तो आप डायरेक्ट उनको ठीक कर सकते थे। जिसमें देखो, यहाँ हमने बात करती प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और लाला श्रीनिवास दास। इसमें कहां पर आ रहा है, बी में आ रहा है, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास और राधाचरण गोस्वामी। तो बी हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि बी के अलावा यहाँ पर किसी और के और ऑप्शन में ये जिक्र है ही नहीं। और इधर हमने ये किस समय बात करी थी, ये फिर से हमारे एमसीक्यू वाली सीरीज से प्रश्न आ रहे। ठीक है, इसलिए बोला था कोई भी एग्जाम देने जाओ, जून मई जून तक आपके जो भी एग्जाम है, शुक्ल सीरीज को बहुत अच्छे से पढ़कर जाना, बार बार पढ़ना। कम से कम लास्ट की उसकी तीनों क्लासेस एक भी स्टूडेंट्स को नहीं छोड़नी है। उसकी अहमियत हिंदी साहित्य वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने क्लासेस देखी पढ़ी, उनका बहुत फायदा हुआ है। और ये चीजें आप खुद अपने सामने देख रहे हो कि क्लासेस एक तरफ आपके पास है और प्रश्न जो ऑफिशियल है वो एक तरफ है। हो सकता है कि आपको क्लास में थोड़ी सी चीजें क्लियर नहीं दिख रही हो, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, प्रेप रीडर यूजीसी हिंदी। वहां पर आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, वहां पर आप फिर से आप अपने तरफ से भी मैच कर सकते हो कि आपको अगर छोटी चाहिए, कुछ भी चाहिए, या फिर क्लासेस यूट्यूब पर फ्री सभी के सामने, उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने। उन क्लासेस को देख करके भी आप अपना एनालिसिस कर सकते हो कि हाँ मुझे सही में सही चीजें दी गई थी, सही चीजें प्रोवाइड करवाई गई थी और मैंने सही जगह सही चीजें पढ़ी थी। ठीक है, आगे देखो, ये एक प्रश्न पूछा गया था, हमें सुमेलित करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, वीरगाथा काल, जो भी चार काल थे, उनका जो समय बताया वो क्या समय बताया। और एग्जैक्ट प्रश्न आपको शुक्ल सीरीज में फिर से करवाया गया था और यहाँ से 4 नंबर प्रश्न था। शुक्ल सीरीज आप देख लीजिएगा, जिसमें 802 व्यू आ रखे हैं। उस क्लास में आपको एग्जैक्ट प्रश्न मिल जाएगा और ये यहाँ से यहाँ पूरा प्रश्न आपके सामने
बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चारों के चारों वही ऑप्शन है, चारों के चारों वही संवत के साथ ही आपको दिया गया है। एक चीज रामचंद्र शुक्ल जी की क्लास करवाते समय मैंने बोला था कि इस क्लास में जितनी भी सन है हम उसको संवत के साथ ही करेंगे, क्योंकि परीक्षा में इस पुस्तक से पूछेंगे तो वैसे ही प्रश्न आएंगे और डायरेक्ट आपके सामने संवत से ही पूछेंगे। ठीक है, आगे देखो। यहाँ पे कौन सा प्रश्न है? हाँ, 100 नंबर प्रश्न में हम सारे ऑप्शंस देखेंगे कि आपको चारों कवियों की कौन कौन सी रचनाएं हो सकती है। चारों की हमने बात की थी। ठीक है, पूछा क्या गया हमें 100 नंबर प्रश्न में? ये 100 नंबर रामधारी सिंह दिनकर की कृतियां पूछी गई है। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहां पर हमें एक सेकेंड, जूही की कली, झरना, रामचंद्र शुक्ल, जयवाद सरस्वती। अच्छा, यहाँ पे ये 100 नंबर वाला नहीं, यहाँ पर आपको देखना 99 वाला प्रश्न। ठीक है, 100 नंबर वाले को आगे देखेंगे, चारों चीजें एक साथ होगी। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया था, ये रहा देखो, 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन, बस इधर लिख देती हूँ, फिर पीडीएफ से देखोगे समझ नहीं आएगी। ये सरस्वती पत्रिका पूछी थी। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? काशी से आरंभ हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से संभाला। सबसे पहले चिंतामणि घोष ने, और इसका जो समय है वो बताया था 1900, और इसमें आपके सामने करेक्ट ऑप्शन आ गया 99 का सी ऑप्शन, जिसमें 1900 थे। तो डायरेक्ट प्रश्न आप देख सकते हो कि व्याख्या जो आपको प्रश्नों के एमसीक्यू के बाद दी गई थी, पीवाईक्यू के बाद दी गई थी, वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है आपके लिए। और जो चीजें क्लास में बार बार बोली जा रही थी, जो बोर्ड पर नहीं लिखी गई थी, लेकिन जिन्होंने ध्यान से क्लासेस सुनी थी, वहां से भी आपको प्रश्न बहुत सारे देखने को मिले थे। ठीक है, आगे देखो। हाँ, यहां पर है हमारे पास रेणुका, ये रही रेणुका रचना, एक केवल एकमात्र दिनकर की रचना में हमारे पास रेणुका का नाम आता है। और ये यहाँ पर हमने करी थी, रेणुका की रचना कर ली, कुरुक्षेत्र कर ली, रश्मि रति, उर्वशी कर ली। इसके अगले पेज पर जाओगे तो और बाकी की भी रचना मिल जाएगी। उर्वशी की सारी डिटेल करी हमने, उर्वशी की रचना भी हमसे पूछी गई थी, उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। जिस प्रश्न को आपको एक करेक्ट क्वेश्चन, एक स्लाइड से आपके 2 करेक्ट आंसर हो सकते थे, तो बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, रामधारी सिंह दिनकर का। यहाँ पे बी में ऑप्शन एकमात्र रेणुका बी में ही था। अगर आप यहाँ से पढ़कर जाते और आपके पास रेणुका सामने होती तो आप इसको करेक्ट कर सकते थे। तो ये हमारा 100 नंबर आंसर भी करेक्ट हो गया। इधर क्या है? हाँ, ये फिर से देखो, सरस्वती का एक दूसरी क्लास में और भी बताया गया, जो कि ये वाला प्रश्न है। इससे भी संबंध कर सकते हो आप कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिनको आपको बार बार बताया गया था कि ये चीजें टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले सभी बच्चों के लिए जरूरी होती हैं, और अलग अलग करके भी आपको बताया गया था। आगे देखो, प्रश्न संख्या 88, इसमें क्या पूछा गया? अमीर खुसरो की एक पहली है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, उक्त पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो की। और एग्जैक्ट आपको यही प्रश्न दिया गया था एमसीक्यू में। किसकी एमसीक्यू थी? हमारे शुक्ल सीरीज चल रही थी उसमें। ठीक है, प्रश्न देख लो, एक थाल मोती से भरा, औंधे सिर पर धरा, इसका अर्थ पूछा गया था, पहली का अर्थ बताया। और जब क्लास सुनोगे तो आपको सारी चीजें ये बताई गई थी कि इसमें ये किसकी पहली है, अमीर खुसरो की पहली है। तो क्लास सुन लेना उसके लिए, अगर नहीं भरोसा होता है। और बाकी चीजें तो आपके सामने, तो डायरेक्ट समझ ही सकते होगी। प्रश्न एग्जैक्ट वही पंक्ति यहाँ पे, वही पंक्ति यहाँ पे, पहली का अर्थ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और क्लास करते समय भी इसको सुना गया था। तो इसको आप सुन सकते हो, ये वाली क्लास है, इससे देख लीजिएगा। ठीक है, तो हो गया हमारा 88 क्वेश्चन एग्जैक्ट, वहां से यहाँ मिल गया हमें। फिर देखो, ये भारत भारती वाला, ये भी आपको करवाया था कि भारत भारती किसके? मैथिली शरण गुप्त की है, शुक्ल सीरीज में करवाया था। तो आप इसको वैसे काट सकते थे, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त की हमें रचना नहीं पूछी, रामधारी सिंह दिनकर की पूछी है। तो एक ऑप्शन में हमें, सॉरी, एक प्रश्न में 2 ऑप्शन हमारे सामने बैठे हैं। हो गया, आगे देखो। हाँ, अब देखो, पथिक मिलन, ये किसकी, ये रचना भी पूछी गई। इधर देखो, डी में मिलन पथिक, इसको भी आपको करवाया था, वही शुक्ल सीरीज में करवाया था, राम नरेश त्रिपाठी की रचना है 100 नंबर में। अब 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस आपके सामने खड़े हैं। आपको पता है कि ये तीनों ऑप्शंस, अगर मैंने क्लासेज के माध्यम से पढ़ा है, पीडीएफ को अच्छे से पढ़ा है, तो मेरे सामने प्रश्न रहेगा, तो मैं उसको गलत होगा उसको वैसे काट दूंगा, और जो सही करेक्ट आंसर होगा उसको मैं ऑटोमेटिक ठीक कर दूंगा। ठीक है, तो मात्र एक ऑप्शन नहीं मिल रहे, बहुत सारी जगह हमारे 2 से 3 ऑप्शन एकदम आपके सामने, और वहां से आप इसको आराम से करेक्ट कर सकते हो। आगे देखो, अब ये प्रश्न था एक,
हाँ ये वाला 83 नंबर प्रश्न, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया था, नहीं पराग नहीं मधुर ये पंक्ति बिहारी लाल ने किस राजा को भिजवाया था। एग्जैक्ट आपको प्रश्न यही पूछा गया था शुक्ल सीरीज में, नहीं पराग नहीं मधुर वधु ये प्रसिद्ध दोहा बिहारी ने किसके लिए लिखा था, तो महाराज जय सिंह के लिए। और यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो गया महाराज जय सिंह से। तो देख लो शुक्ल सीरीज से आपके सामने सारे प्रश्न कितने अच्छे तरीके से, और बिल्कुल वन लाइनर, इसलिए बोला था कि वन लाइनर वाली लास्ट की तीनों क्लास पढ़कर जाना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में रिवीजन करने का एक यही तरीका होता है। वन लाइनर सारे प्रश्न एमसीक्यू जितने कर सकते हो करो, उस टाइम बुक्स से नहीं माथा बच्ची करनी होती है, जो करो बस यही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आगे देखो, अब ये एक ऑप्शन था हमारे पास प्रश्न संख्या 2 3 4 5 35 में 35 में एक ऑप्शन हमारे पास था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उपन्यास तिलस्मी और अय्यारी परंपरा से प्रभावित है, तो इसको हमें गलत करना था। अब हमने ये कहाँ पढ़ा था, इधर पढ़ा था। देखो बाबू देवकी नंदन जो है अय्यारी और तिलस्मी उपन्यासों के प्रवर्तक थे, इसको हमने पढ़ा था। अगर यहाँ पे पढ़ा तो इसको आप ऑटोमेटिक 3 को गलत कर देते, और 3 को गलत कर देते तो बाकी ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर सॉल्व हो जाता। फिर आगे देखो, हाँ प्रश्न नंबर 40, इसमें क्या पूछा गया है कि देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता क्या है, लिपि में स्वर और व्यंजन की क्रमबद्धता। और ये प्रश्न आपको जब पीवाईक्यू करवाया था उसमें लिखा हुआ था लिपि चिन्हों का उच्चारण की दृष्टि से क्रमबद्ध होना आवश्यक नहीं है, इसलिए इसको असत्य बताया था, बल्कि सत्य क्या होता है कि क्रमबद्धता होना जरूरी है। वही क्रमबद्धता शब्द आपको बार बार लिख लिख करके बताया था कि क्रमबद्धता शब्द को ध्यान रखना है, वैज्ञानिक लिपि का जिक्र आया था, और एग्जैक्ट उस वर्ड को ध्यान रखोगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्रमबद्धता शब्द अगर ध्यान रखते हैं तो इसको करेक्ट आंसर कर देते, और प्रश्न आपके सामने सही होता दिखता। ठीक है, आगे देखो, ये फिर से वही देखो, फिर आपको लिख करके भी बताया था कि क्रमबद्धता ये होगा, तो भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखो, ये 52 नंबर प्रश्न पूछा है कि आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा रचना किस प्रकार की, तो जीवनी है। और यहाँ पर एग्जैक्ट लिखा हुआ है, ये भी आपके पीवाईक्यू वाली जो सीरीज चली थी हमारी यूनिट 1 to 10 तक की, उसमें यूनिट 10 में साफ साफ व्याख्या में लिखा हुआ है आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर प्रसिद्ध रचनाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की क्या है, जीवनी है। तो इस जीवनी को यहाँ पे जीवनी कर देते हैं तो आपका आंसर करेक्ट हो जाता। ठीक है, मात्र सिर्फ अभी 2 ही सीरीज के माध्यम से हम चल रहे हैं, सिर्फ पीवाईक्यू की सीरीज प्लस हमारी जो शुक्ल सीरीज हुई थी, बस 2 सीरीज की हम बात कर रहे हैं। बाकी की अगर कहानियों वाली सारी सीरीज अगर आप खुद से देखोगे तो भी चीजें समझ में आ जाएगी। जितना मुझे मोटा मोटा चीजें ठीक लगा बताना, वो उतना मैं पहुंच गई, उतनी आपको चीजें बता रही हूँ। बाकी की कुछ और भी डाउट्स हो तो आप यूनिट 7 की थ्योरी क्लास देख लेना, वहां से बहुत सारी चीजें शॉर्ट हो जाएगी। प्रश्न नंबर 51, मेरा परिवार रेखा चित्र के रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा। यहाँ पर आपको बताया गया था, ये दिसंबर 2025 वाला पेपर को सोल्व करते टाइम आपकी व्याख्या में लिखा गया था मेरा परिवार रेखा चित्र महादेवी वर्मा का। यहाँ महादेवी वर्मा का हम जिक्र कर रहे थे, इनके रेखा चित्र बताए थे, आपको निबंध संग्रह बताए, विवेचनात्मक गद्य बताए, अलग ललित निबंध कौन कौन से, मेरा परिवार का जिक्र आया था। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है 51 का। तो ये चीजें जो आपको बार बार बताई गई थी कि कौन सा रचनाकार जरूरी है, उन रचनाकारों की अन्य विधा अन्य रचना पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। यूनिट 5 में महादेवी वर्मा लगी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे, कविता के अलावा भी आपको सारी चीजें पढ़नी है। बहुत बार बोल बोल के बताया था आपको, अगर चीजें समझ में आई होगी, सुनी होगी, उन स्टूडेंट्स ने अच्छे से क्लियर किया होगा। ठीक है, तो ये मेरा परिवार 51 में हो गया। आगे देखो, छायावाद को रहस्यवाद का महादेवी वर्मा का, फिर वही चीजें हैं कि छायावाद में अच्छा ये वाला प्रश्न हमें पूछा गया था कि छायावादी कवि कौन कौन से। अब यहाँ से महादेवी वर्मा को उठाते तो यहाँ आपका महादेवी वर्मा से डी करेक्ट हो जाता, क्योंकि बाकी किसी में भी महादेवी वर्मा का नाम नहीं है। फिर अब ये प्रश्न है 34, इसमें क्या पूछा गया, अभिव्यंजनावाद का प्रतिपादन किस आचार्य ने किया, क्रोचे ने किया। और यहाँ पर आपको जब पीवाईक्यू करवाया था तो पहले ही प्रश्न में बी ऑप्शन में बताया गया था अभिव्यंजनावाद किसका है, क्रोचे का है। तो यहाँ से आप इसको डायरेक्ट ठीक कर सकते थे, हो गया प्रश्न ठीक। एक प्रश्न से यहाँ पर आपके 3 प्रश्न ठीक हो सकते थे इसी प्रश्न से, क्योंकि एक तो लॉन्जाइनस का उदात्तता का सिद्धांत 2 में पूछा गया, प्लस इसमें अभिव्यंजनावाद भी पूछ लिया, और तीसरा प्रश्न आपको एक तरफ सिद्धांत और सिद्धांतकार के नाम थे, वो भी तीनों के तीन इसमें से मिल गए। तो उदात्तता मिल गया, विरेचन मिल गया, और अभिव्यंजनावाद भी मिल गया। ठीक है, आगे देखो, अब ये है 47, इसमें सत्य कथन बताना है। कानों में कंगना कहानी में योगेश्वर और किरण का प्रेम, बल्कि हमने क्या पढ़ाया था कहानी में, योगेश्वर और किरण नहीं, योगेश्वर क्या थे, इनके पिता थे, किसके, किरण के। ठीक है, ये चीज हमने कब पढ़ी थी, वही पीवाईक्यू सीरीज हमने यूनिट 7 वाली उसकी व्याख्या में स्पष्ट लिखा था कि योगेश्वर इनके पिता है और नरेंद्र जो है वो इनके पति है।
ठीक है, तो यहाँ पे आप योगेश्वर को आराम से काट सकते थे, तो डी हमारा गलत हो जाता। ओके, आगे देखो, ये 47 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन की बात कर रही हूं मैं। आगे है, हाँ ये फिर से वही वैज्ञानिक लिपि वाला आ गया, इसको रिपीट हो गया। आगे देखो, हाँ ये यहाँ पे पूछा गया था कारक के कितने प्रकार है, 90 नंबर प्रश्न। अब 90 नंबर का यहाँ पे आपको बताया गया था कि हिंदी में सामान्यतः 8 कारक होते हैं, कारकों के नाम भी बताए गए थे, सर्वनाम बताए गए थे, संबोधन के अभाव में जो भी सारी चीजें थी वो आपको बताई गई थी। ये कब बताई गई थी, फिर से वही पीवाईक्यू वाली सीरीज के यूनिट 1 के जो व्याख्या करवाई थी, उस व्याख्या में आपको बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है कि हिंदी में सामान्यतः 8 कारक माना जाता है, ये कारकों के नाम है, और यहाँ पे आपके कारकों के भेद पूछ लिए, और ये आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, अब यहां पर हमें पूछे गए थे निबंध, बाल मुकुंद गुप्त का कौन सा है, शिव शंभू के चिट्ठा, यानी कि ए में बी हो गया। यहां हमने पढ़ा था वही पीवाईक्यू वाली सीरीज में शिव शंभू के चिट्ठा, बाल मुकुंद गुप्त, तो ए में क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे मात्र सी ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए में 2 लिखा गया है, तो बाकी के हमें ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि हम बाकी के भी ऑप्शंस देखेंगे, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी हमने किया था, सो के फूल, तो ये चीजें आपकी सी डायरेक्ट करेक्ट हो गया। तो चीजें आप समझो थोड़ी सी की, जरूरी नहीं है एकमात्र केवल ये चीज नहीं है कि हमें केवल प्रचार करना है, चीजें हमें ये सीखनी है कि हमने कितने समय से सारे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे, पर अगर आपने 1 महीना और अच्छे से दिया होता, सही जगह सही प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर, तो ये सारे के सारे प्रश्न सही दिशा में आपके कितने अच्छे से सही हो सकते थे। और 40% प्लस प्रश्न 1 महीने की क्लासेस से, वो भी यूट्यूब की क्लासेस से ठीक होना, शायद मुझे लगता है कि वो थोड़ी अलग बात होगी, अलग बात है, क्योंकि सारे टीचर, सारे, मैं किसी टीचर की कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, वैसी चीजें नहीं कह रही हूँ, पर आप भी सब हर जगह से पढ़ते हो, साल साल भर से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन इस तरीके से आपको सही चीजें पढ़ना, बस फोकस्ड। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत बड़ा है, अगर कोई भी टीचर करवाने लगेगा तो 1 साल लगा सकता है, 2 साल लगा सकता है, बहुत सारी चीजें, लेकिन उसमें से परीक्षा की दृष्टि से क्या जरूरी है, वो चीजें हमें किस तरीके से प्रोवाइड करवाई जा रही है, प्लस पीवाईक्यू के माध्यम से हम अपनी चीजें कैसे तैयार करें, ये 2 चीजें होती है सबसे ज्यादा जरूरी, जो चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है, और यहाँ से प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को भी मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें फिर से हमने बात करी थी वही 92 में, जो पिछले अभी जस्ट पहले वाले में करा था कि बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू के चिट्ठे देख लिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो यहाँ पे हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अशोक के फूल, हो गया करेक्ट आंसर। आगे देखो, अब फिर से यहाँ पे पूछा गया है एक और प्रश्न थे जिसमें 6 ऑप्शन थे। यहाँ पे पूछा गया है आचरण की सभ्यता, हाँ आचरण की सभ्यता निबंध है, और हमने यहाँ पे किया था अध्यापक पूर्ण सिंह का, ये भी पीवाईक्यू वाली सीरीज में ही है। तो आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह, ए में क्या होगा, 3 होगा, तो डी और ए हमारा दोनों कट जाता है, बी और सी बचता है। इसके आगे की भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और श्रद्धा और भक्ति वाला आपको कितनी बार नहीं बताया, कविता क्या है, निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित हर एक चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, बार बार बोला था, कविता क्या है पढ़ लेना, उनके बाकी के सारे निबंधों के नाम भी जरूर ध्यान रखना है, जिसमें श्रद्धा और भक्ति को जितना हो सकता उतनी बार मैंने रिपीट किया था, कविता क्या है और श्रद्धा और भक्ति, इन दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सारे कथन इंपॉर्टेंट है, शुक्ल जी से संबंधित आपको हर एक चीज आलोचनात्मक पुस्तक भी ध्यान रखनी है, और वही सारी चीजें आपसे पूछ ली गई। ठीक है, और नाखून क्यों बढ़ते, ये हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, जब पाठ्यक्रम पढ़ा उस समय भी हमने पढ़ा था, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हो गया, और तो सी में क्या हो गया, 6 हो गया, तो सी में 6 किधर है, इसमें सी में 6, अच्छा इसमें भी सी में 6, इसमें भी सी में 6, और ए में हमने क्या किया था, 3 किया था। ठीक है, तो 2 ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गए। फिर देखो, अब एक प्रश्न हमें पूछा गया था 32, इसमें डायरेक्ट पूछा गया था कि अशोक के फूल ये निबंध किसका है, और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल निबंध, और ये आ गया अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 32 क्वेश्चन भी हमारा एग्जैक्ट हमको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, आगे देखो, हाँ ये फिर से वही प्रश्न आ गया, डी हो गया इसका। ठीक है, कानों में कंगना वाला, एक सेकेंड, हाँ, और दुनिया का अनमोल रतन वाली भी हमने यूनिट 7 में कहानी में पढ़ा था, तो आप एक बार कोशिश करना कि यूनिट 7 की मैं कुछ भी क्वेश्चंस नहीं निकाल पाई थी, जितना मुझसे हुआ 2 दिन में, बहुत टाइम लग गया, इसलिए मैं जितना प्रश्न आपको 2 सीरीज से ला सकती थी वो लेकर आई, प्लस यूनिट 7 वाली चीज़ें अगर आप वहाँ से पढ़ोगे तो एक एक चीज़ यूनिट 7 बहुत डिटेल में आपको पढ़ाई गई है, जो भी उससे संबंधित चीज़ें हैं, जो भी उसके अंदर की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे देखो, अब पहला ही प्रश्न था हमारा, कंकाल उपन्यास किसका है, जयशंकर प्रसाद का, और हमने यहाँ पर
हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास जस्ट एग्जाम से 3 से 4 दिन पहले ही ये क्लास करी थी और वहां से आपको प्रश्न मिल गया। जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों का सही क्रम तितली, कंकाल, इरावती तीनों दिए गए हैं, तो कंकाल आपको यहाँ पे पूछ लिया, तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या कौन सा है? 31। ठीक है, 32 हमने कर ही लिया। अभी व्यंजनावाज वाला 34 भी कर लिया। पहले ही पेज से आप देख सकते हो 1 2 3 प्रश्न आपको डायरेक्ट इन्हीं क्लासेस के माध्यम से मिल गया। ठीक है, और ये अयारी वाला हमने ये भी कर लिया था। फिर देखो, फिर यहाँ पे प्रश्न पूछे गए थे कि रचना कौन कौन सी किस किस की है, तो संसद से सड़क जो है वो हमने यहाँ पे देखी। देखो ये भी यूनिट 5 के पीवाईक्यू वाले में ही है। संसद से सड़क किसकी होगी? सुदामा पांडे धूमिल। अब सुदामा पांडे धूमिल इधर हो गया, सी में क्या हो गया? 1 हो गया। सी में 1 मात्र हमारे सी में है, तो केवल एक ही ऑप्शन के माध्यम से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी की सारी चीजें भी आपको करवाई गई हैं, तो वहां से वो चीजें भी देख सकते हो। बल्कि अगर हम दावा करें तो हमारे लिए केवल सी में 1 होना ही आपका उत्तर ठीक जा रहा है, आपका प्रश्न पूरा ठीक हो रहा है, तो ये चीज ही बहुत बड़ी होती है। आगे देखो, हाँ यहाँ पे क्या पूछा गया था कि 57 नंबर क्वेश्चन, कामायनी कितने सर्गों में है? 15 सर्ग। 15 सर्ग के आपको बार बार नाम भी बताए गए थे, अलग अलग क्लासेस देख लेना। और यहाँ पर लिख करके बताया गया था जयशंकर प्रसाद 1935 सर्ग कितने हैं? 15 सर्गों की बात करी थी। ये आपको वही पीवाईक्यू वाली यूनिट जब हमने यूनिट 5 करी थी उसमें से ही ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ठीक है, तो 57 हो गया हमारा करेक्ट आंसर। फिर देखो यहाँ पे पूछा गया उर्वशी। उर्वशी रचना, और हम रामधारी सिंह दिनकर की बात करें, ये हो गई उर्वशी, और इधर क्या हो गया? रामधारी सिंह दिनकर। बी में क्या हो गया? 4, और बी में 4 हमारे पास यहाँ एकमात्र डी में ही मिलता है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बाकी हमने यामा की भी बात करी है, चिदम्बरा की भी बात करी, उसकी भी आगे चीजें बता देंगे, तो सारी चीजें देख लेना। फिर देखो सुमित्रा नंदन पंत की ये रही चिदम्बरा रचना, और यहाँ पे चिदम्बरा पूछी गई है। आ गई ना चीजें सारी वही है आपके सामने, इसीलिए बोला था कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जामों के हिंदी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनकी एक आपके पास पुस्तक होनी चाहिए। स्पेशली यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी स्टेट के हो, वो सारे पीवाईक्यू आपके पास होना बहुत जरूरी है। उनके पीडीएफ हो, प्रिंट आउट हो, कुछ भी हो, चीजें दोनों तरफ से आपको मिलाकर रखना है। यूजीसी एक तरफ से देखो तो यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का हिंदी का पेपर पूरी तरीके से 70 से 80% आपका यूजीसी नेट के पीवाईक्यू को ही इधर उधर घुमाकर पूछा गया है। अगर आप उनको पढ़ोगे ऑप्शन से ही आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। लास्ट के 10 ईयर के देख लेना, सारे के सारे 10 ईयर्स वाले इन्हीं में मिल जाएंगे। ये फिर दीपसी का भी एक रचना में पूछा जाएगा, आगे देख लेना। उसमें ये दीपसी का भी हमने यहाँ पे चर्चा किया, किसका है? महादेवी वर्मा का। आगे देखो, ये यहाँ पे हमारे पास प्रश्न था 63, विखंडनवाद या विरचना किसका? जैक डेरिडा का। तो डी में 4 होता है, डी में 4 मात्र बी में है, तो ये हमारे यहाँ करेक्ट हो गया। और यहाँ पे हमने देखी थी कि जैक डेरिडा का फ्रांसीसी दार्शनिक, इसने विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? जैक डेरिडा। इसकी भी चर्चा हमने यूनिट 3 के जब पीवाईक्यू करे थे उसी सीरीज में करे थे। एक सीरीज कितने सारे प्रश्न करा रहे, वो भी सारे के सारे पीवाईक्यू। अब तो समझ जाओ, चीजें समझ लो। अभी भी आपके पास 1-1.5 महीना है, एक तो यूजीसी नेट वाले एग्जाम के लिए भी, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम के लिए भी, तो दोनों तरफ की चीजों को संभालने के लिए थोड़ा सही तरीके से सही चीजें पढ़ते हुए चलो। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया भूषण के कौन कौन से ग्रंथ हैं जिसमें शिव भावनी, 70 साल दशक और दूषण उल्लास होगा। और ये हमने सुगल सीरीज करते समय आपको बताया था कि भूषण के ग्रंथ शिवराज भूषण और शिव भावनी, यहाँ 2 के 2 आपको दिए गए, तो शिव भावनी से आप इसको करेक्ट कर सकते थे, और 65 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। और ये सारा का सारा प्रश्न आपके सामने आ गया। फिर अगला प्रश्न भी एक हमारा 67 और था, शिव भावनी कृति किसके? तो शिव भावनी कृति यहाँ पे ये वाली शिव भावनी आ गई, भूषण की कृति। भूषण हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये प्रश्न सारे के सारे प्रश्न तो आपको अच्छे से सामने है। और बार बार बोला था रीति काल को आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से ही पढ़ना है, वहां से चीजें पूछी जाएगी, क्योंकि उन्होंने अलग अन्य रचनाओं के नाम भी कई सारे बताए जो आपको बाकी आलोचकों से बहुत कम पूछते हैं, या फिर अन्य आलोचक जो है वो अन्य रचनाओं के नाम नहीं बताते, लेकिन इन्होंने बताए हैं। तो 76 साल दशक आपको बहुत सारी कम जगह पे मिलेगा, या पीछे वाले प्रश्न में जो पूछे गए तो वो कम मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो दोनों प्रश्न आपके करेक्ट हो गए, सिर्फ एक प्रश्न से। 375 नंबर प्रश्न है, शुक्ल सीरीज में जाकर देख लेना। उस प्रश्न से डायरेक्ट हमारे पास 2 क्वेश्चन हमारे ठीक जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 70, चीड़ों पर चांदनी ये यात्रा साहित्य किसने लिखा है? यहाँ पर है चीड़ों पर चांदनी प्रकाशन वर्ष के अनुसार, और यहाँ पे नाम लिखा हुआ निर्मल वर्मा का है। तो ये हमारा 70 नंबर भी डायरेक्ट प्रश्न ठीक हो गया। 1 लाइनर वाले तो ऑलमोस्ट प्रश्न आपके सामने हैं। बाकी जो व्याख्या वाले विषय वस्तु वाली चीजें, उसके लिए आपको विषय वस्तु वाली क्लासेस देखनी पड़ेगी, जो कि यूनिट 7 वगैरह हमने करी थी, तो वहां से भी आपके प्रश्न मैच हो जाएंगे। अब ये एक प्रश्न देखो, सबसे बढ़िया प्रश्न एग्जैक्ट आपके सामने आ गया, वो भी व्याख्या से,
और ये दिसंबर 2025 वाला पेपर जो हमने एनालिसिस किया था, महात्मा गांधी वाला। अहिंसा मानव जीवन का मूल धर्म है तथा मनुष्य संबंधों का आचार अहिंसा है। गांधी जी के विचार सत्य और अहिंसा पर आधारित है तथा जॉन रस्किन के विचारों से ये प्रभावित है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, रस्किन और टोल्स्टॉय, इन्होंने इनसे गांधी जी ने कला को केवल सौंदर्य का माध्यम नहीं बल्कि नैतिक उत्थान और सत्य अहिंसा आ गया इसका साधन माना, और ये इन दोनों विचारकों से प्रभावित है। कौन थे गांधी जी, किससे, रस्किन से और टोल्स्टॉय से। यहाँ रस्किन का नाम आ गया और यहाँ अहिंसा का नाम आ गया। दोनों के दोनों कथन और कारण वाला मात्र एक प्रश्न से, एक प्रश्न की व्याख्या से आपके सामने आंसर करेक्ट जा रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा 80 नंबर प्रश्न। ठीक है, आगे देखो। अच्छा, हो गए। तो जितना मैं अपनी तरफ से निकाल पाई थी प्रश्न, जितनी मैंने कोशिश करी, 40 से 45 प्रश्न आपके सामने रखने की कोशिश करिए। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे जो अभी तक मैंने उन सीरीज में से देखा नहीं है, जैसे कि यूनिट 7 से नहीं देखा है। दिसंबर 2025 वाले से ज़्यादा प्रश्न नहीं निकाल पाई मैं, और भी जो हमने केवीएस एनवीएस वाली करी थी उन क्लासेस से भी आपको कोई ना कोई प्रश्न मिल जाएगा। तो चीज़ें सारी आपके सामने, अब समझना आपको है कि क्या चीज़ें तो आपको पढ़नी है और कैसे चीज़ें आपको पढ़नी है, किस तरीके से आपको एग्जैक्ट प्रश्न मिले हैं। कम से कम 15 प्लस प्रश्न तो आपके ऐसे हैं वन लाइनर वाले जो एग्जैक्ट आपके सामने पड़े हैं। अभी महात्मा गांधी वाला देखा, मीर खुसरो वाला देखा, बिहारी की पंक्ति किसको समर्पित करी थी उसको देखा था, चिड़ों पर चांदनी देख लिया, भूषण की दोनों रचनाएं देख ली, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो समय माना आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल का, वो सारी चीजें समझा दी। ठीक है, तो सारी चीजें समझा दी, बहुत ज्यादा बोलने करने की चीजों की जरूरत है नहीं। तो देख सकते हो 70 में से हमने लगभग 45 प्लस प्रश्न आपको मात्र 1 महीने की क्लासेस से मिलना, यह है आपके लिए सबसे बड़ी बात। यह है आपकी सही दिशा में रणनीति, सही तरीके से चीजें तैयार करने का एक तरीका, जहां से आप अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको क्लास पसंद आती है, चीजें आपको ट्रस्टेबल लगती हैं, चीजें इस तरीके से हो कि हाँ भाई हमने जो अभी तक इस चैनल पर यूजीसी नेट की 1 महीने से क्लासेस स्टार्ट करी है, वहां से अगर हमारे पास 45 प्लस पर्सन 70 में से मिलते हैं और इसको हम एक अच्छी दिशा, सही तरीका, सही नतीजा मानते हुए आगे की जो तैयारी करेंगे हम यहाँ से करेंगे, बिल्कुल कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। जो भी हम कोर्स वगैरह लॉन्च करेंगे, टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे टीजीटी पीजीटी के लिए, आगे आने वाले अदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्लस यूजीसी नेट के, तो उनसे संबंधित आप हमारे चैनल पर जुड़े रह सकते हो। चैनल प्रेप रीडर हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस सेशन को जितना हो सकता है उतना फैला दो, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी अच्छी दिशा में हो रही है, यह आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आपके दोस्त, आपके साथ वाले लोग भी गलत दिशा में ना भटके, उनकी चीजें भी एकदम अच्छे तरीके से सही दिशा में जाए, ये काम भी आपको करना चाहिए एक दोस्त होने के नाते। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का भी इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा टच दिखाने के लिए, जिससे कि हम ये सारा कंटेंट, ये सारी चीजें आपके सामने ला पाए और इससे आप लोग, आपका पेपर भी अच्छा गया होगा जिन्होंने क्लासेस देखी होगी। बाकी आपके सामने सारी चीजें है ही, आगे की क्लासेज हम कंटिन्यू करते रहेंगे। बाकी आपके आंसर क्या आ चुके हैं उसको भी चेक कर लेना, कमेंट बॉक्स में अपने नंबर भी अपने स्कोर्स बताते जाना कि कितने कितने आपके नंबर बन रहे हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, जल्दी रिजल्ट आ जाए और आप लोगों का इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, चलो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रेप रीडर यूजीसी हिंदी। ठीक है, प्रेप रीडर यूजीसी हिंदी। इससे सारे पीडीएफ को आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है क्लास में स्क्रीनशॉट है तो ज्यादा क्लियर नहीं दिखी। बाकी अगर आपको बहुत ज्यादा और भरोसा चाहिए तो आप पीडीएफ देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डाउट हो तो उससे संबंधित भी कमेंट कर सकते हो। और कई सारे प्रश्न भी रह चुके हैं, वो बार बार बोल चुकी हूँ, लेकिन उसके लिए आप कहानी की क्लासेस पढ़ लेना। अदरवाइज किसी दिन अगर और चीजें टाइम लगेगा तो उनको भी शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो धन्यवाद भाई, पढ़ते जाओ पर सही दिशा में, थोड़ी अच्छी चीजें और कम कंटेंट में किस तरीके से उसको रिपीट कर करके बार बार चीज़ें कैसे अच्छे से पढ़ सकते हो, यही एक स्टूडेंट का सही तरीका होना चाहिए। ना कि आपको बहुत ज़्यादा घबराने डरने की जरूरत है कि इतना सारा मेरे सामने पाठ्यक्रम है, किस तरीके से मैं उसको कंप्लीट करूँगी। 10 यूनिट से पेपर 1 भी है, जीएस भी पढ़ना है, चीज़ें सारी आपके सामने है। ठीक है, अब निर्णय आपके हाथ में कि आपको क्या निर्णय करना है, किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है, कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करेगी। हमारा काम समझाना था, चीज़ें आपको दिखानी थी कि हम कंटेंट को किस तरीके से ला रहे हैं, प्लस वो कंटेंट आपके लिए कितना उपयोगी और क्यों उपयोगी है। ठीक है, तो इतने मेच्योर आप हो, बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, अपने हिसाब से डिसीजन लेना, सारी चीज़ें करना। ठीक है, चलो।